गाइस, ये बात है उस वक्त की जब हमारी टप्पू सेना ने क्रिकेट के अलावा कुछ और करने का डिसाइड किया और वो उस आइडिया के साथ जाते हैं हमारे तारक अंकल के पास और वो तारक अंकल से बोलते हैं, तारक अंकल हम आईएएस बनना चाहते हैं। तो तारक अंकल ने बोला, बेटा हम तो नहीं बन पाए, आप करोल बाग चले जाइए, निश्चित रूप से आप आईएएस बन जाएंगे। उसके बाद हमारी टप्पू सेना पहुंच जाती है करोल बाग में। करोल बाग में उन्हें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखता है और वहाँ पर कुछ डीमोटिवेटेड स्टूडेंट्स जिनका कहना था यूपीएससी की प्रिपरेशन करने सब आते हैं बट पढ़ता कोई नहीं है। अब इसी के बीच में उन्हें उम्मीद की एक किरण मिलती है और वो किरण थी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े की। तो उन्होंने सबसे पहले हमारी टप्पू सेना को सजेशन दिया कि बेटा अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी किताबें पढ़नी होंगी। ये सुनते ही हमारा गोगी बड़ा भड़क जाता है और वॉलेंटली बोलता है, सर पिछले कई सालों से हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अब मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। सर देखो मैंने यूपीएससी की नोटिफिकेशन भी पढ़ी है, नो वेयर इट इज़ रिटन कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपके मन में भी आते होंगे, गोगी के मन में भी आए कि भैया चाइल्डिश बुक है, ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, नोटिफिकेशन में भी कहीं नहीं लिखा है तो क्यों पढ़े हम लोग। तो हमारे श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि बेटा आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखने के बाद आना चाहिए था, बिकॉज क्वेश्चंस डायरेक्टली कम फ्रॉम द एनसीईआरटी पार्ट। अब यहाँ पर हम 2019 के कुछ पेपर्स को एनालाइज करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि डायरेक्टली यूपीएससी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को पिक करता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हड़प्पन साइट। देखिए ये मैप क्लास 6th की, क्लास 12th की और इवन ओल्ड एनसीईआरटी में अवेलेबल है। जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पस इसे मैंने डायरेक्टली गूगल से लिया है, बट द सेम मैप इज़ अवेलेबल इन ऑल दीज क्लासेस विच आई हैव टर्म्ड। अब यहाँ पर हम साइट्स देखते हैं, चानूदारो, कोट दिज्जी, सी इज़ सौगौरा और डी इज़ देसलपुर। तो आप देसलपुर देखिए, आपको धूलावीरा के नीचे दिख रहा होगा जहाँ पर मेरा पेन है। उसके बाद यहाँ पर आपको चानूदारो दिख रहा होगा मोहनजोदारो के नीचे, और उसके बाद लास्ट साइट इज़ कोट दिज्जी। तो ये देखिए यहाँ पर कोट दिज्जी भी अवेलेबल। 3 आर द हड़प्पन साइट्स एंड अल्टीमेटली आंसर इज सी। ठीक है, तो देखिए डायरेक्टली ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के दिए हुए मैप से सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, पोजीशंस हेल्ड एंड द पर्सन। सर तेज बहादुर सप्रू, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, केसी नियोगे, मेंबर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद पीसी जोशी, जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड दीज आर द ऑप्शंस गिवन। अगर स्टेटमेंट 2 को देखें और ये वाले स्क्रीनशॉट को देखें, देखिए ये क्लास 12th के स्क्रीनशॉट है। क्लास 12th की जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है ना, वहाँ से डायरेक्टली कॉपी किया गया है इनको। तो मिस्टर नियोगी साफ साफ लिखा हुआ है ही वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऑप्शन 2 तो भाई सही है, तो ए और सी करेक्ट हो जाएगा, तो मतलब बी या डी में से कुछ होगा। बी और डी में 1-1 है, तो मतलब 1 इज़ ऑल्सो करेक्ट। बस अब हमें 3 चेक करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये रहा स्क्रीनशॉट और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है पीसी जोशी वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और ही वॉज रिलेटेड टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो अल्टीमेटली 3 विल ऑल्सो बी करेक्ट। तो आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। एंड लेट मी टेल यू, उस टाइम पे इस क्वेश्चन को टफ कैटेगराइज किया गया था। ठीक है, तो आप देखिए कितनी आसानी से एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। सो आप एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश कीजिए। उसी प्रकार से बिल्डिंग कल्याण मंडप वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। देखिए ये स्क्रीनशॉट केवल इंडियन हिस्ट्री का है, क्लास 12th एनसीईआरटी। डायरेक्टली वहाँ पर लिखा है जो मंडप है दैट वर एक्चुअली बिल्ट बाय द विजयनगर रूलर्स लाइक कृष्णदेवराया। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से हमने डायरेक्टली 2019 के 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। उसी प्रकार से हर साल 4 से 5 क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन इनडायरेक्टली रहते हैं, मतलब 1 से 2 ऑप्शन डायरेक्टली एनसीईआरटी से एलिमिनेट किए जा सकते हैं। सो इन शॉर्ट मेरा ये कहना है कि एनसीईआरटी से आप हर साल अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मार्क्स निकाल सकते हैं, और यही कहना हमारे भिड़े मास्टर का था। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी की। इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो बेस होता है बहुत अच्छा बिल्ड होता है। बाकी जो बुक्स हैं वो बेमतलब की चीज़ों को घसीटती रहती है। एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें बात करता है और एक स्टोरी के फॉर्म में चैप्टर को लेके चलता है। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है,
जैसे कई बुक्स में कुछ फैक्ट्स को लेकर डिबेट होता है, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ ऑथेंटिक रहेगी, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव रहेगी। इसके साथ ही साथ आपकी यहाँ पर रीडिंग हैबिट्स डेवलप होती हैं, लाइक फॉर टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर। आपने भगत सिंह का नाम सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने डेथ से पहले, मतलब जब उनको लटकाया जाना था उससे पहले भी वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। तो आप देखिए व्हाट अ कैरिज्मा भगत सिंह हैड। इसके बाद कॉन्सेप्ट्स आर एक्सप्लेन्ड इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, लाइक समटाइम्स स्टूडेंट्स कम टू मी एंड टेल मी सर एंटी साइक्लोनिक मूवमेंट पढ़ा दो। तो भाई मैंने बोल दिया भाई जो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, एंटी ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, ये सब एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं अगर आप अच्छे से उन्हें नोटिस करेंगे तो। ओके, तो ये सब एडवांटेजेस होते हैं एनसीईआरटीज़ पढ़ने के। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि भाई एनसीईआरटीज़ तो पढ़ना है। इवन ये टप्पू सेना वो क्लियर हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स आपके मन में ज़रूर होंगे, आई नो दैट वेरी वेल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टप्पू के मन में डाउट था कि सर क्या सारी एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए। हमारे गोली के मन में था सर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ूँ कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ूँ। सोनू ने पूछा सर शुड वी मेक नोट्स एंड हाउ टू रीड ऑल एनसीईआरटीज़। और आखिरी में पिंकू ने पूछा कि सर व्हाट शुड बी द ओवरऑल स्ट्रैटेजी, लाइक सर व्हाट इज़ द टाइम टू बी डिवोटेड एंड व्हाट शुड बी द शेड्यूल एंड एवरीथिंग यू हैव टू कवर। तो हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े साहब ने बोला ठीक है चलो यार कवर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे पहले कि मैं आपको शेड्यूल प्रोवाइड करूँ, आई वुड लाइक टू गिव यू अ बेसिक फ्रेमवर्क कि भाई किस तरीके से यूपीएससी स्टूडेंट को अपना एक साल डिवाइड करना चाहिए। देखिए एक यूपीएससी स्टूडेंट को अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स देने चाहिए फाउंडेशन कवर करने के लिए, जहाँ पर आप बेसिक एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद 3 महीने अप्रॉक्सीमेटली देने चाहिए स्टैंडर्ड बुक्स कवर करने के लिए। और याद रखिएगा अगर आप एनसीईआरटीज़ अच्छे से कवर कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड बुक्स विल बी लाइक कटिंग अ पीस ऑफ केक, वेरी सिंपल। और साथ ही साथ आपको उस टाइम पे बेसिक एनसीईआरटी आंसर राइटिंग चालू करनी पड़ेगी। उसके बाद 2 महीने आप दीजिएगा मेन स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सिक्योरिटी, सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स। ठीक है, उसके बाद 2 महीने में आप करेंगे अपनी पूरी प्रिपरेशन कंसोलिडेट। उसके बाद 1 महीने की होगी आपकी इंटेंस आंसर राइटिंग, जहाँ पर आप टेस्ट सीरीज से रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही साथ एक डायरी मेंटेन करेंगे जहाँ पर आप वैल्यूडेशन की चीज़ें लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेटा, डायग्राम, कोड्स, कमिटीज़, गुड स्टेटमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, और पैरेलली आपको ऑप्शनल और करंट अफेयर्स करते हुए चलना है। इससे पहले कि हम इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करें, यू हैव टू आंसर मी वन क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। इज इट पॉसिबल टू रीड ऑल द एनसीईआरटीज़ इफ़ यू वांट टू क्लियर इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोग पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, विच इज़ पॉसिबल, तो उस टाइम पे क्या आप सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ पाएंगे। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं। देखिए क्लास 6 से लेके 8 तक पे इन टोटल 9 एनसीईआरटी है और हर एक एनसीईआरटी अप्रॉक्सीमेटली 50 पेजेस की है। तो इन शॉर्ट एवरेजली आपको 450 पेजेस पढ़ने हैं 6 to 8 के लिए। उसी प्रकार से 9 से 10th में 8 एनसीईआरटीज़ है 100 पेजेस की अप्रॉक्सीमेटली, और आपको 800 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आते हैं क्लास 11-12 में। नहीं भाई रहने दो, नहीं हो पाएगा, छोड़ो। बट स्टिल अप्रॉक्सीमेटली वी हैव टू रीड अराउंड 1500 पेजेस ऑफ एनसीईआरटी, मतलब इट इज़ टू थिक टू रीड। उसके साथ ही साथ जो एनसीईआरटीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट तो हैं, बट वो आपको यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएंगी। अगर ऐसा ही होता तो जो बोर्ड टॉपर्स होते हैं वो क्लास 12th में ही यूपीएससी क्लियर कर देते। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 1500 पेजेस स्टैंडर्ड बुक्स के पढ़ने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई। ठीक है, उसके बाद ऑप्शनल के 1000 पेजेस और पढ़ने पड़ेंगे। सो इन टोटल इन अ ईयर यू हैव टू रीड मोर देन 5000 पेजेस। अब मेरे को एक और आंकड़ा देने दो। देखिए ऐसा माना जाता है, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि अगर एक बंदा चाहे तो 1 घंटे में 10 पेजेस को इफेक्टिवली पढ़ सकता है। और अगर मान लीजिए रेयर केस में वो हर दिन 10 घंटे पढ़ता है, तो मतलब डेली के वो पढ़ेगा 100 पेजेस, मतलब 365 दिन में पढ़ेगा 3650 पेजेस। और उसके साथ आपको रिवीजन भी चाहिए। तो आप सोचिए आपका ऑलरेडी 5000 पेजेस से ऊपर पढ़ना है, डेली के आप सिर्फ और सिर्फ 3650 पेजेस पढ़ पा रहे हैं, और उसके बाद आपको रिवीजन भी करना है। सो माई क्वेश्चन इज़ अगेन वेरी सिंपल कि क्या आप सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ पाएंगे। तो आपका आंसर होगा नहीं भाई, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन डोंट वरी, वी हैव अ वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू कवर ऑल द एनसीईआरटीज़ इन जस्ट 2 months ओनली। ठीक है, एंड दैट स्ट्रैटेजी यू हैव टू फॉलो। ओके, समझ में आया? चलो वेल एंड गुड। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे सो बेटर डोंट रीड एनसीईआरटी,
स्टॉप यूपीएससी प्रिपरेशन, जॉब छोड़ के आओ तो दोबारा ज्वाइन कर लो और इस वीडियो को बंद करके हाथ जोड़ के राम राम करके लाइक करके चले जाओ, ठीक है। पता है क्यों? देखो एक कंडीशन देता हूँ, उसे समझना। सपोज़ करो मैंने आपको अमेज़ॉन के जंगल्स में छोड़ दिया है, मैंने वहाँ पर आपको एक टॉर्च दे दिया लेकिन उसकी बैटरी निकाल ली और बिल्कुल घना अंधेरा है, ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, नदी भी पता नहीं चल रही है, ऊपर आसमान भी नहीं दिख रहा है। अब आप बताओ क्या आप वहाँ से निकल पाओगे इतने घने जंगल में? भाई पॉसिबल ही आपको 5 मिनट में कोई ना कोई जानवर खा जाएगा। ओके, अब सेम कंडीशन एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना बहुत थिक हैं, अगर सारी बुक्स को मिला लो और बिल्कुल जंगल की तरह है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब हमें ये पता होना चाहिए कौन सी इन्फॉर्मेशन पिक आउट करना है। अब जब बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो मुझसे पूछते हैं सर बता दो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या, हमने पढ़ तो ली है। भाई अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होते ना तो आपको मुझसे पूछना नहीं पड़ता। अगर आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन विजयनगर से रेगुलरली आ रहा है तो उस पर ज़्यादा पॉइंट आउट करो। अगर दिखाई दे रहा है कि शिवाजी से क्वेश्चन कम आ रहे हैं उस पर कम पॉइंट आउट करो। अगर दिखाई दे रहा है कि भाई जैनिज्म बुद्धिज्म हर साल आ रहा है तो भाई उसमें फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? समझ में आया? इस तरीके से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन में आपके लिए लालटेन का काम करेंगे वहाँ पर, ठीक है, कि आपको अमेजॉन जंगल से बाहर निकालेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 2 टाइम्स सॉल्व नहीं किए हैं तो अभी भी टाइम है, सॉल्व कर लो और उसके बाद एनसीईआरटीज़ को पढ़ना, अदरवाइज यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम, ट्रस्ट मी, ठीक है। हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन में शुरू में ऐसे ही किया था बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार थोड़ी बहुत गलती हो गई है। ओके, क्योंकि हमारे पास ओनली आइज जैसा या कोई और अच्छे गाइड उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हुआ करते थे जब हमने अपनी प्रिपरेशन चालू की थी। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो भी हमने मेथड डेवलप किए हैं वो अपने ट्रायल और हिट से डेवलप किए हैं। हिट एंड ट्रायल करते करते आज सही प्रॉपर मेथड में पहुँचे हैं। समझ में आया? चलो, वेल एंड गुड। उसके साथ ही साथ इस अप्रोच को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे। सो गाइस, अब फाइनली आ जाते हैं हम अपनी स्ट्रैटेजी पे। अब देखिए हमारी स्ट्रैटेजी का नाम है प्रारंभ बैच 2022। अब देखिए ये बैच ऑलरेडी 5 अप्रैल से चालू हो चुका है। इस बैच में सबसे पहले 2 महीनों के अंदर आपको बेसिक एनसीईआरटीज़ कवर करवाई जाएंगी। वहाँ पर आपको एनसीईआरटी की वीडियोस मिलेंगी, उसके बाद उसके टेस्ट मिलेंगे और उसकी कुछ बेसिक आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी। उसके बाद हम सिलेबस को उठाएंगे, उसमें फिर हम हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी करेंगे एंड ग्रेजुअली हम फिर धीरे धीरे मेंस के टॉपिक को पिकअप करना चालू करेंगे। उसके बाद फेब और मार्च के मंथ के आसपास हम आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद 3 महीने डेडिकेटेड वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर आर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। उसके बाद 3 महीने के लिए हम प्रिपेयर करेंगे मेंस के लिए और अंत में यहाँ पर डैफ और इंटरव्यू की सुविधा भी रखी गई है। देखिए मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि शुरू के 2 महीने हम एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, तो सेम जो एनसीईआरटी का सिलेबस हम अपने स्टूडेंट्स को कवर करवाने वाले हैं सेम स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पर फ्री में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अब आपके सामने ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो हमारा प्रारंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहली बात तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी 1 से 1.5 सालों के लिए। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि आपको यहाँ पर बेसिक वीडियोस मिल जाएंगी, टेस्ट मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ डेडिकेटेड मेंटरशिप मिलेगी हमारे क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा, लाइक फॉर एग्जांपल सुमित सर, शिवम सर, देवेंद्र सर। ओके, अदरवाइज इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन फॉलो आर फ्री सिलेबस विच आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल है पूरा, आप इसे देख सकते हैं। देखिए आई नो कि भाई दिस शेड्यूल इज़ वेरी लॉन्ग टू रीड, तो डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पर ये शेड्यूल रीड करके बोर करने नहीं आया हूँ। बस मैं आपको ये दिखाने चाहता हूँ। देखिए 60 दिनों के अंदर, ये देखिएगा 60 डेज़ के अंदर हमने पूरी एनसीईआरटीज़ कवर की है, इवन सोशियोलॉजी के एनसीईआरटीज़ को भी कवर किया है। अब देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको यहाँ बोर तो कर नहीं रहा हूँ, इसलिए बस मैं आपको यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर बताऊँगा इस टाइम टेबल के। आप पॉज करके इस टाइम टेबल को रीड कर सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा कि आपको ये टाइम टेबल उपलब्ध करवा दिया जाए हमारी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जिस चीज़ का ध्यान रखा गया है वो ये कि यहाँ पर हम 3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चल रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, जिसमें चालू होगा पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तीनों बड़े स्टैटिक पार्ट, जिससे कि आप थोड़ा सा रिदम में आएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर यह है कि हमने ये ध्यान रखा है कि हमारा कोई भी स्टूडेंट लंबे समय तक एक ही सब्जेक्ट की बुक्स को ना पढ़ता रह जाए, अदरवाइज़ वो बोर फील करेगा और शुरू में अपना जो भरोसा है यूपीएससी से खो बैठेगा। तो हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पर यह ध्यान रखी है कि भाई जो हमारा स्टूडेंट है वो एनसीईआरटीज़ और वो टॉपिक्स पहले कवर करे जो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप साइंस की बात करें तो साइंस पे सबसे ज़्यादा मेजर फोकस रखना चाहिए स्टूडेंट को, बायोलॉजी पार्ट में, ह्यूमन डिजीज़ के पार्ट में, 9th-10th की एनसीईआरटी पे, तो उस पर हमारा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा और ज़्यादा फोकस दिया जाएगा।
पूरे इस तरीके से इस टाइम टेबल को डिज़ाइन किया गया है। अब देखिए, पढ़ना एक अलग बात होता है और परफॉर्म करना बिल्कुल अलग बात होता है, ठीक है। इसलिए आपको हमेशा एक चीज़ के लिए जाना पड़ेगा और वो है टेस्ट योर सेल्फ, ठीक है। अब देखिए, टेस्ट करने के दो फ़ायदे होंगे आपको। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होने वाला है कि आपको पता चलेगा कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आपने जो पढ़ा था वो सही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। तो पहला ये फ़ायदा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इन टेस्ट के थ्रू चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे। कैसे? देखिए, रिटेन करने के दो वेज होते हैं। पहला वेज ये होता है कि भाई आपने कोई बुक पढ़ी, उसके नोट्स बना लिए और बार बार उसको रिवाइज कर रहे हैं, एक चीज़ वो हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा और उसके जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए, मतलब MCQ सॉल्व कर लिए। अब सिंपल सी बात है भाई, पहली बार कर रहे हो, कुछ तो गलतियाँ करोगे, तो जहाँ जहाँ आप गलत करोगे ना चीज़ों को, वहाँ वहाँ आपके दिमाग में चीज़ें बहुत अच्छे से इम्प्रिंट हो जाएंगी। और लेट मी टेल यू, इट इज़ अ परफेक्ट स्टडी कि भाई जहाँ पर आप गलती करते हो ना, तो अगली बार इंसान ट्राई करता है कि एटलीस्ट वो गलती ना हो। तो आप समझ रहे हैं कि MCQ के थ्रू रिवाइज करोगे इतना फ़ायदा होगा। इसलिए अगर आप देखें हमारे पूरे शेड्यूल में, अगर आप ध्यान से देखें, जैसे ही कोई भी बुक कंप्लीट होती है उसके तुरंत बाद आपको टेस्ट मिलेगा। देखिए, जैसे यहाँ पर Day 4, Day 5, Day 6 और Day 7 में देखिए हमारी क्लास हिस्ट्री की जो बुक है वो कंप्लीट हुई है, उसके बाद टेस्ट है। यहाँ पर देखिए पॉलिटी क्लास 6 टेस्ट है, ज्योग्राफी क्लास 6 टेस्ट है। तो आपको यहाँ पर वीकेंड बेसिस पे हर बुक के ख़त्म होने पे टेस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, यू हैव ऑलवेज अ वे, ठीक है। क्या वे है आपका? देखिए, वे सिंपल है कि आप चले जाइए फोटोकॉपी शॉप्स में। फोटोकॉपी शॉप्स में आपको पुरानी NCERT की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, वहाँ से पिकअप कर लेना। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो भाई जाना टेलीग्राम से, वहाँ पर बहुत सारे फ्री चैनल्स हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और अगर सबसे अच्छा ये रहेगा कि अगर आप हमारा प्रारंभ बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगी और उसके साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगी और डेडिकेटेड मेंटरशिप भी मिल जाएगी, ठीक है। बट आखिरी में मुझे कोई ये एक्सक्यूज़ नहीं देगा कि सर मुझे टेस्ट मिले ही नहीं। टेस्ट अवेलेबल हैं टेलीग्राम में, आप फ्री में ढूंढिए, आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पूरे शेड्यूल का जिस्ट था एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई इन NCERTs को रीड कैसे करें। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको एटलीस्ट 10 ईयर के पेपर सॉल्व करने पड़ने हैं ही। अगर आप पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो भाई आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। UPSC तो आपका ज़िंदगी में फिर कभी नहीं निकलेगा, इसलिए 2 बार पेपर सॉल्व ज़रूर करना। उसके बाद आप बुक को उठाना और बुक को बिल्कुल एक नॉवल की तरह रीड कर लेना और अपने माइंड में ना एक स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आप बालबन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बालबन के बारे में जैसे मैंने पढ़ा कि भाई बालबन सबसे पहले एक स्लेव था, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख़रीद लिया, फिर उसको अपनी बेटी से शादी करवा दी, फिर उसको ग्वालियर का इक़्तिदार बना दिया, इसके बाद वो वहाँ का खुद ही सुल्तान बन गया, उसने हमारे खलीफा से मंसूब लिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। इस तरह से स्टोरी बिल्डअप करनी है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप दूसरी रीडिंग करेंगे NCERT की, तो उस टाइम पे आपको करना, अपने हाथ में पेंसिल लेके रखना है। अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको मार्क करना है, ठीक है। अब स्टोरी भूल जाओ, स्टोरी आपके दिमाग में जा चुकी है। ये NCERT की सबसे अच्छी खूबी है कि अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं ना, स्टोरी आपके दिमाग में छप जाती है, अगर आप 100% फोकस के साथ पढ़ें तो, ठीक है। फिर आखिरी में जब आप थर्ड रीडिंग करेंगे तो थर्ड रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ आप मार्क्ड वाली चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बालबन का सिर्फ ये मार्क किया था कि ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो बस उसको मार्क करेंगे, उसको अपने नोट्स में लिखेंगे। फिर धीरे धीरे करके आप नोट्स कंसोलिडेट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको 4 स्टेजेस में पूरी NCERT बुक्स को पढ़ना है, ओके। समझ में आया ना? चलो, वेल एंड गुड। इसके बाद मेरा कुछ पर्सनल सजेशन है, अगर मान लीजिए आपके पास टाइम कम है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या कोई और दिक्कत है, तो उस टाइम पे आप 6 to 8 तक की NCERTs को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ज्योग्राफी स्टिल एक्सेप्शन। अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो आपको 6 to 12 पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन फॉर दी अदर क्लासेस यू कैन फॉर श्योर अवॉइड क्लास 6 to 8, ठीक है। रीजंस क्या हैं? रीजंस आर वेरी सिंपल भाई। सबसे पहली बात तो जो भी 6 to 8 में कॉन्सेप्ट्स और की टर्म्स आने वाले ना, वो दोबारा स्टैंडर्ड बुक्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, हायर क्लास NCERT में रिपीट करेंगे, तो वहाँ से कवर अप हो सकते हैं। उसी के साथ ही साथ यहाँ से आपको कुछ खास वैल्यू एडिशन नहीं मिलेगा अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। और जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे, मतलब आप खुद सोचिए ना, 6 to 8 तक के बच्चों को क्या कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, मेनली फैक्ट्स रहेंगे, है ना। तो वो सब फ्यूचर में कवर हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएंगे। तो आपको 6 to 8 तक की NCERT की टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है ना, तो आप ज़रूर रीड करिएगा, बिकॉज इट इज़ माई गारंटी कि भाई आप लूज़ कुछ नहीं करेंगे, गेन ज़रूर कर लेंगे। तो अब आते हैं हम अपने टप्पू सेना के क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि शुड वी रीड ऑल NCERT। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि भाई हमें टाइम और शेड्यूल चाहिए। तो मैंने आपको प्रॉपर टाइम दे दिया है कि आपको कितना टाइम NCERT को देना चाहिए, शुरू में मैंने बता दिया था। शेड्यूल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है।
उसके बाद शुड वी रीड ऑल एनसीईआरटी, ये भी मैंने आपको अच्छे से प्रोवाइड कर दिया कि आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है उनमें पहले फोकस रखना है। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो यू कैन गो फॉर रेस्ट ऑफ द एनसीईआरटी, बट हमारे शेड्यूल को फॉलो करोगे तो जो बची खुची एनसीईआरटी वो भी कवर होंगी, और साथ ही साथ जो मेन एनसीईआरटी है उनको तो हमने ऑलरेडी प्राइम फोकस दे के रखा ही है, तो उसकी कोई टेंशन की बात है ही नहीं। तो यू कैन रिलाई ऑन आवर शेड्यूल आइदर इन द फ्री वर्जन और इन द पेड वर्जन, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। ठीक है, अब बस 2 क्वेश्चन बचते हैं। पहला तो ये है कि भाई ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े कि न्यू एनसीईआरटी पढ़े, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई हमें नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप डिफरेंस समझो कि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी को देखें ना, वो काफ़ी थिक है, काफ़ी हैवी है, और उसमें मेजर फोकस रखा गया है फैक्ट पे, फिगर्स पे, और बहुत ही कम जगह चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। वेरएज अगर आप न्यू एनसीईआरटी को देखें तो उन्हें काफ़ी नरेटिव स्टाइल्स में लिखा गया। नरेटिव स्टाइल मतलब एक पैराग्राफ दूसरे से कनेक्ट होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक चीज़ चल रही थी, अब उसको दूसरी चीज़ से कनेक्ट करने के लिए 1-2 लाइन लिखी रहेंगी, जिससे आप एक स्टोरी बिल्डअप कर पाते हैं अपने माइंड में। और साथ ही साथ कोई भी अगर टॉपिक एनसीईआरटी चालू करते हैं ना, उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1857 की क्रांति हुई तो क्या बैकग्राउंड था, क्या कैसी चीज़ें थी, वो हर चीज़ अच्छे से क्लियर होगी आपको। उसके बाद चीज़ें एक एक करके कनेक्ट होगी कि यहाँ पर सिपाही म्यूटनी क्यों हुई, कोई और म्यूटनी क्यों नहीं हुई, हर एक चीज़ कनेक्टेड मिलेगी आपको यहाँ पर। ये सबसे अच्छी बात है एनसीईआरटी की, मतलब नरेटिव स्टाइल और जो बैकग्राउंड बिल्डअप करता है एनसीईआरटी, दैट इज़ बेस्ट। न्यू की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है न्यू एनसीईआरटी में कि भाई यहाँ पर बहुत सारे इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे अगर आपने क्लास 11th की एनसीईआरटी देखा होगा, चैप्टर 2 यूनिवर्स वाला चैप्टर, तो वहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि भाई वहाँ पर बताया गया कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। तो उसके लिए एग्जांपल दिया गया है कि आप क्या करें, एक बलून लें और उसमें गैलेक्सीज़ को मार्क करें और उस बलून को फुलाएं, तो आप देखोगे धीरे धीरे जो गैलेक्सीज़ के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसी एग्जाम्पल में एक खराबी भी है कि भाई साथ में गैलेक्सीज़ भी बढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी ने क्लियर भी किया है यहाँ पर कि भाई गैलेक्सीज़ नहीं बढ़ रही हैं, वहाँ पर हल्का सा एग्जाम्पल टेक्निकल रॉन्ग है, लेकिन यूनिवर्स बढ़ रहा है। इस तरीके से एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया। उसी प्रकार से कोरियोलिस फोर्स के ऊपर एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें ना आपको दिमाग में रिटेन होती हैं अच्छे से, वेयरएज यही चीज़ आपको ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। उसके साथ ही साथ न्यू एनसीईआरटी में ना आपको सब्जेक्टिव और थीम बेस्ड अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे अगर आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया की, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव दिया है कि भाई कांग्रेस बोल रही थी कि पूरा इंडिया यूनाइटेड था, हम सब ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े और आज़ादी मिल गई। लेकिन अगर आप नई वाली एनसीईआरटी में देखें तो यहाँ पर अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलते हैं कि भैया यहाँ पर साउथ इंडियन का पर्सपेक्टिव इंडिया को लेकर अलग था, मुस्लिम का पर्सपेक्टिव इंडिया को लेकर अलग था, दलित का पर्सपेक्टिव अलग था, मार्क्सिस्ट का पर्सपेक्टिव अलग था। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो अल्टीमेटली ये सब डिपेंड करता है आपके एप्टीट्यूड पे और आपकी स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन में। जिन लोगों को क्रिस्प नॉलेज चाहिए है, बिल्कुल टू द पॉइंट नॉलेज चाहिए है, फैक्चुअल चाहिए, तो उनके लिए ओल्ड बुक्स आर बेस्ट। वेरेस अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग मिले, अच्छा इलिस्ट्रेशन के थ्रू एग्जाम्पल मिले, तो उसके लिए आप नई एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हैं। वैसे भी एट द एंड ऑफ द डे ये मैटर नहीं करता कि आपने कौन सा वर्जन पढ़ा है या कौन सा एडिशन पढ़ा है, बस एक चीज़ मैटर करती है क्या आपने अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट की है कि नहीं। ठीक है, और उसके बाद आखिरी चीज़ हमारे सामने आती है कि हाउ टू मेक नोट्स। देखिए, उसके लिए ऑलरेडी हमारे चैनल में एक वीडियो अपलोडेड है, वहाँ पर सर ने डिटेल में बताया है कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए और आपको ऑनलाइन बनाने चाहिए, ऑफलाइन बनाने चाहिए, किस तरीके से एनसीईआरटी के नोट्स को और स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स को इंटीग्रेट करना चाहिए, हर चीज़ वहाँ पर डिटेल में कवर है। चाहता तो मैं भी यही चीज़ यहाँ पर बता सकता था, बट आप देखिए वीडियो की लेंथ 34 मिनट्स की, एटलीस्ट मैं भी यहाँ पर 15 से 20 मिनट लेता, आपका टाइम वेस्ट होता। आपका टाइम बहुत प्रीशियस है इस साल, इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, अगर आपने देख लिया तो इट इज़ वेल एंड गुड, नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा, आपको नोट्स का क्लियर हो जाएगा। लेकिन नोट्स बनाना है ज़रूरी। ओके, अब फाइनली हम आ जाते हैं अपने टप्पू सेना के क्वेश्चन पे। तो आप बताइए, अब यहाँ पर क्या सारे क्वेश्चन एड्रेस हो गए हैं? क्या मैंने आपको टाइम प्रोवाइड कर दिया है कि किस टाइम पे एनसीईआरटी कवर होनी चाहिए? क्या मैंने आपको शेड्यूल दे दिया है? क्या मैंने आपको ये बता दिया है किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना है? क्या मैंने आपको ओल्ड और न्यू के बारे में बता दिया है? क्या मैंने आपको ये बता दिया है कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ कवर करनी है? आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड ऑल योर क्वेश्चंस एंड इवन ऑफ आवर टप्पू सेना। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। एंड जो टाइम टेबल यहाँ पर आया था उसको प्रेजेंट के लिए आप पॉज करके खुद का एक टाइम टेबल डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज आई विल आस्क टीम टू प्रोवाइड यू इन द टेलीग्राम चैनल, एंड फॉर दैट यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज़ ओनली IAS, नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए, वेल एंड गुड। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर टुडेज डिस्कशन
We are going to meet in the next video with some more stuff. Till that time, thank you and have a nice day and Jai Hind.